students, welcome back on our SD Senior Secondary School online education channel. In our last video, we have discussed about soil has formed, how soil has formed, यानी soil कैसे बनती है, उसको बनने में कितना टाइम लगता है, क्या क्या फैक्टर्स है जो उसके बनने में उसकी हेल्प करते हैं. In this video, we have also discussed about the rest part of this chapter. Okay. In this figure we are watching the top soil with humus and vegetation. ये जो फिगर है इसके ऊपर वाली जो पार्ट है उसके अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है, जो घास है, वेजिटेबल्स है, वनस्पति, यानी जो भूमि की जो ऊपरी पार्ट होता है उसके ऊपर ही सारी वेजिटेशन वगैरह होती है. उससे जो नीचे का पार्ट है सब सॉइल, उसको हम क्या कहते हैं, सब सॉइल कहते हैं, जिसके अंदर होती है स्लिट एंड क्ले और चिकनी मिट्टी होती है. इसके नीचे जो पार्ट आ रहा है वो क्या है, वीदर्ड रॉक मटेरियल, यानी यहाँ पर जो हमारा जो टूटी फूटी चट्टाने हैं, जो गले सड़े पदार्थ हैं, वो सब यहाँ पर इसके नीचे दबे होते हैं और वो धीरे धीरे टाइम के अकॉर्डिंग वो मिट्टी का रूप ले लेते हैं गल सड़ के. ठीक है. उसके सबसे नीचे है हमारी पेरेंट रॉक. ये है हमारी पेरेंट रॉक, यानी इसकी जो सबसे नीचे का पार्ट है वो क्या है, पेरेंट रॉक है. ओके. फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. सॉइल फॉर्मेशन यानी मिट्टी के निर्माण के घटक. द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक. सबसे मुख्य जो घटक है मिट्टी के निर्माण का वो है जो पेरेंट रॉक की प्रकृति एंड क्लाइमेटिक फैक्टर और जलवायु घटक है. अदर फैक्टर्स आर द टोपोग्राफी. दूसरे जो घटक हैं वो है जलवायु भौगोलिक स्थिति, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, कार्बनिक पदार्थों की भूमिका एंड टाइम और समय टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. वो कहते हैं मिट्टी के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं या अदा करते हैं. ऑल दिस डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ये जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर डिफर यानी अलग अलग होते हैं. अब मेन ये है कि मिट्टी कैसे बनती है, मिट्टी के निर्माण में क्या क्या चीज़ें जरूरी होती हैं. तो सबसे पहले मिट्टी को एक दिन में तैयार नहीं होती, उसको बनने में बहुत सारा टाइम लगता है, तो टाइम हो गया. दूसरा, उस स्थान की जो टोपोग्राफी है, भौगोलिक स्थिति है, वो कैसी होती है. फिर है जो ऑर्गेनिक मटेरियल हमारे पास होते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है. ये सब जो मिल करके मिट्टी का निर्माण करते हैं. नेक्स्ट देखो, अब सोयल के जो डायग्राम है उसके अंदर आप देख रहे हो, सबसे ये है आपकी पेरेंट रॉक. ये क्या करती है, डिटरमाइन करती है मिट्टी का कलर कैसा हो, उसका टेक्सचर कैसा हो, उसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर क्या क्या है, मिनरल कौन कौन से हैं, कंटेंट, परमेबिलिटी, ये सब पेरेंट रॉक के अंदर हमें मिलेगा. उसके बाद आता है आपका रेलिफ. रेलिफ का है कि उसकी ऊंचाई कितनी है, कितनी ढलान है, डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल. ये सब मिट्टी के निर्माण और उसकी ऊंचाई को निर्धारित करता है. उसके बाद है आपका फ्लोरा एंड फ्यूना माइक्रो ऑर्गेनिज्म. अब मिट्टी के अंदर ही हमारे फ्लोरा यानी वनस्पति, फ्यूना जीव जंतु, माइक्रोरिज्म और सूक्ष्म कहते हैं जीव पाए जाते हैं. अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन. और ये कहते हैं हमारी जो ह्यूमस फॉर्मेशन की जो दर है उसको प्रभावित करते हैं. उसके बाद है मिट्टी के निर्माण में जो लगता है टेम्परेचर कैसा हो, वहाँ की जलवायु कैसी हो, तो टेम्परेचर, तापमान कैसा हो, रेनफॉल, इन्फ्लुएंस, रेट ऑफ वेदरिंग, और जो बारिश है वो कहता है विदरिंग एंड ह्यूमस फॉर्मेशन. वो विदरिंग एक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर चट्टानों की जो टूट करके और जो हमारे जो गले सड़े पदार्थ होते हैं वो धीरे धीरे मतलब मिट्टी का रूप लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, विदरिंग कहते हैं. तो वो भी उसको निर्धारित करते हैं. टाइम यानी मिट्टी को निर्माण करने में जो समय लगता है. डिटरमाइन थिकनेस ऑफ सॉइल प्रोफाइल, यानी धीरे धीरे जो टाइम लगेगा उसके अंदर जो मिट्टी की सॉइल है वो उसकी थिकनेस उसके अंदर आएगी. वहाँ पर देखो एक विदरिंग क्या है, विदरिंग प्रक्रिया है. विदरिंग द ब्रेकिंग अप एंड डीके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक, यानी जो एक्सपोज्ड की हुई जो चट्टानें हैं उनका टूटना है और उनका नष्ट होना है. बाय टेम्परेचर, तापमान के द्वारा, चेंजेस, तापमान में बदलाव के द्वारा, फ्रोस्ट, धुंध या कोहरे के द्वारा, एक्शन कार्य, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमस एक्टिविटी, या फिर मानवीय गतिविधियों के द्वारा जो हमारे कार्बनिक पदार्थ है और जो चट्टानें हैं टूटे उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, विदरिंग कहते हैं. डू यू नो, क्या तुम जानते हो, इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू मेक जस्ट 1 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल. यानी 1 सेंटीमीटर जो मिट्टी है उसको बनने में कितना समय लग जाता है, यानी 100 ईयर्स, यानी कितने, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स, सैकड़ों साल. डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन ऑफ मेजर्स. डिग्रेडेशन होता है निम्नीकरण, एंड सॉइल ऑफ सॉइल, भूमि या मिट्टी का निम्नीकरण, एंड कंजर्वेशन होता है संरक्षण, और उसका हम किस तरह से उसको संरक्षण, उसका बचाव कर सकते हैं. मेजर्स यानी इसके उपाय क्या क्या है, जिस तरीके से हम भूमि के निम्नीकरण को, भूमि को बचा सकते हैं. सॉइल इरोजन एंड डिप्लेशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज अ रिसोर्स. कहते हैं भूमि का जो इरोजन है, भूमि कटाव है और भूमि निम्नीकरण है वो मुख्य कहते हैं कारण है भूमि के
संसाधन के कम होने के, भूमि के संसाधन के मतलब डिप्लेशन के, निम्नीकरण के। बोथ ह्यूमन्स एंड नेचुरल फैक्टर, दोनों ही मानव और प्राकृतिक जो घटक है, कैन लीड टू डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल, ये कहते हैं भूमि के निम्नीकरण को आगे बढ़ाते हैं। यानी मानवीय गतिविधियां हैं और प्राकृतिक जो घटक है वो दोनों के कारण ही भूमि का निम्नीकरण होता है। फैक्टर विच लीड टू सॉइल डिग्रेडेशन, वो घटक जो भूमि के निम्नीकरण का करते हैं आर डिफोरेस्टेशन, यानी जंगलों का कटाव, वनों का कटाव, ओवरग्रेजिंग, ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, ज़्यादा से ज़्यादा हमें रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना, और पेस्टिसाइड या कीटनाशकों का। रेन वॉश या बारिश के आने से लैंडस्लाइड्स एंड फ्लड, भूस्खलन और बाढ़ों के कारण भी क्या होता है, भूमि निम्नीकरण होता है। यानी भूमि निम्नीकरण किस किस के कारण हुआ, ज़्यादा से ज़्यादा वनों के कटाव के कारण, ओवरग्रेजिंग से, जो ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी उपज को बढ़ाने के लिए केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, उनके द्वारा भी भूमि निम्नीकरण होता है। अब उसको किस तरीके से हम रोक सकते हैं, किस तरीके से बचा सकते हैं। सम मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन आर लिस्टेड बिलो, कुछ मेथड दिए गए हैं सॉइल कंजर्वेशन के, वो नीचे दिए गए हैं। जैसे मल्चिंग, मल्च यानी मल्च बना करके, द बेयर ग्राउंड, यानी बेयर जो बंजर भूमि होती है, बिटवीन प्लांट, जो पौधों के बीच में जो खाली जमीन होती है, इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, उनको हम कहते हैं एक जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनसे ढक सकते हैं, उनकी एक परत बना करके उस भूमि को ढक सकते हैं, लाइक स्ट्रॉ, जैसे घास फूस वगैरह उस पर डाल दी। इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर, और ये उसको सॉइल मिट्टी की नमी को बनाए रखने में उसकी मदद करती है। तो एक तो मेथड हो गया मल्चिंग करके। सेकंड मेथड है हमारा कंटोर बैरियर्स। कंटोर बैरियर्स होता है एक तरीका जिसके अंदर क्या होता है, स्टोन, ग्रास, सॉइल आर यूज टू बिल्ड बैरियर्स, कहते हैं पत्थर, घास, मिट्टी को प्रयोग किया जाता है बैरियर्स में, अलोंग कंटोर्स, यानी कंटोर्स के साथ साथ। ट्रेंचेज आर मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर, और कहते हैं इन बैरियर के सामने जो है मिट्टी की खदानें खोदी जाती है पानी को इकट्ठा करने के लिए। तो इस तरीके से भी हम भूमि के निम्नीकरण को रोक सकते हैं। थर्ड है हमारा रोक डैम। रोक डैम आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर। रोक डैम यानी रोक जो होते हैं, चट्टानों से का ढेर जो है लगा दिया जाता है पानी के बहाव को नीचे गिराने के लिए। दिस प्रिवेंट गलीज एंड फर्दर सॉइल, इसके कारण जो पानी जो चट्टानों से गिरेगा उसके कारण क्या होगा, जो मिट्टी का कटाव है और मिट्टी की जो हानि है वो रुकेगी। तो थर्ड तरीका हमारा ये हो गया। फोर्थ है हमारा ट्रेस फार्मिंग। ट्रेस फार्मिंग, अब यहाँ ट्रेस फार्मिंग एक ऐसा मेथड है, ब्रॉड फ्लैट स्टेप्स और टेरेस आर मेड अप ऑन द स्टीप स्लोप, कहते हैं चौड़े चौड़े जो फ्लैट स्टेप्स होते हैं, टेरेस और बना दिए जाते हैं ऑन द स्टीप स्लोप्स, पहाड़ी ढलानों पर, सो दैट ताकि फ्लैट सरफेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स, ताकि धरातल प्लेन समतल मैदान फसलों के लिए उपलब्ध हो जाए। दे रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन, और इसके कारण जो धरातल पर जो मिट्टी का कटाव है उसको वो कम करते हैं। इसके बाद है इंटरक्रॉपिंग। इंटरक्रॉपिंग यानी एक के बाद मतलब दूसरी फसलें उगाना एक मौसम में। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज, कहते हैं अलग अलग फसलों को अल्टरनेट अलग कहता है एक निश्चित पंक्तियों के अंदर उगाया जाता है, एंड आर शोन एट डिफरेंट टाइम, और उनको अलग अलग समय पर काट दिया जाता है, टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश से बचने के लिए। यानी जहाँ पर लगातार बारिश होती है वहाँ पर क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार की फसलें एक ही खेत में एक ही जगह पर बो दी जाती है, जिससे अलग अलग समय पर उनकी कटाई होती है, जिसके कारण यानी कहीं किसी न किसी समय पर उस जमीन पर पौधा रहेगा जिसके कारण भूमि का कटाव नहीं होगा बारिश के आने से। ओके, नेक्स्ट आपका कंटोर प्लोइंग। कंटोर प्लोइंग क्या होती है, प्लोइंग पैरेलल टू द कंटोर्स टू अ हिल स्टॉप, कहता है जो हल समानांतर चलाया जाता है पहाड़ी की ढलानों के साथ साथ, टू फॉर्म ए नेचुरल बैरियर, एक प्राकृतिक बैरियर बनाने के लिए, फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप, यानी ढलानों से पानी नीचे गिराने के लिए क्या किया जाता है, कंटोर प्लोइंग की जाती है। ठीक है, तो ताकि उससे भूमि का कटाव नहीं हो। शेल्टर बेड होती है रक्षक मेखला, इन द कोस्टल एंड ड्राई रीजन, पठारी और जो शुष्क क्षेत्र है, रोज ऑफ ट्रीज, पेड़ों की जो श्रृंखलाएं आर प्लांटेड, वो लगाई जाती है उगाई जाती है, टू चेक द विंड मूवमेंट, चेक यानी जो हवा की गति को रोकने के लिए, टू प्रोटेक्ट सॉइल इरोजन, सॉइल जो मिट्टी का कटाव है उसको रोकने के लिए। यानी जब हवा तेज चलती है तो उससे भी हमारी जो मिट्टी की ऊपरी परत है वो उड़ करके क्या हो जाता है, चली जाती है, जिससे भूमि का कटाव होता है। इससे हम क्या करते हैं, तो उससे भी भूमि के कटाव को रोकने के लिए शेल्टर बेड बनाई जाती है। अब यहाँ पर फिगर हम 1 में देख रहे हैं, यहाँ पर कंटोर प्लोइंग दिखाई दे रही है, यहाँ पर आपको ट्रेस फार्मिंग इस तरह की होती है, और ये है शेल्टर बेड। आपने देखा बहुत सारे पौधे लगे हुए हैं साथ साथ से, जिससे बारिश या और हवा के कारण भूमि का कटाव नहीं होता है, क्योंकि पौधे की जड़ें जो होती हैं वो क्या करके रखती हैं, भूमि को जकड़ कर रखती हैं। ओके,
नेक्स्ट है हमारा वाटर। अब तक हमने पढ़ा सोयल क्या है, उसका निर्माण कैसा हुआ, उसके कटाव को हम कैसे रोक सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा फैक्टर आता है वाटर। वाटर इज अ विटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। पानी जो है एक बहुत ही जरूरी नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। हमारे जो पृथ्वी का धरातल है उसका 3/3 हिस्सा जो है वो पानी से ढका हुआ है, यानी उसका 3/4 कितना है, 3/4 भाग जो है वो पानी से ढका हुआ है। इट इज देयर फॉर अप्रोप्रिएटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट। इसी के कारण इसे कहता है जलीय ग्रह भी कहा जाता है। किसको, हमारी अर्थ को वाटर प्लैनेट क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका 3/4 जो है पार्ट वो पानी से ढका हुआ है। इट वॉज इन द प्रिमिटिव ओशियन। यह कहते हैं इसमें बहुत अधिक प्राथमिक महासागर है। दैट लाइफ बिगेन ऑलमोस्ट 3 बिलियन ईयर्स बैक, जिसके कारण 3.5 बिलियन सालों पहले यहाँ पर जीवन वापस जीवन आया। इवन टुडे, यहाँ तक कि आज भी द ओशियंस कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस। जो महासागर है वो कहते हैं 2/3, 2/3 जो है पृथ्वी का धरातल मतलब कवर करते हैं। एंड सपोर्ट ए रिच वेराइटी ऑफ प्लैनेट, और कहते हैं समृद्ध प्रकार के जो पौधे एंड एनिमल्स लाइफ और वन्य जीव प्रदान करते हैं, उनको सहारा देते हैं। द ओशियन वाटर इज हाउएवर सैलाइन। सैलाइन मीन्स खारा, नमकीन। कहता है जो महासागरों का पानी होता है यद्यपि वो खारा या नमकीन होता है, नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन, और वो मानवीय गतिविधियों के लिए, कंजप्शन ही मानवीय उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं होता। फ्रेश वाटर अकाउंट्स फॉर ओनली अबाउट 2.7%। जो हमारे पास फ्रेश वाटर है, जो ताज़ा पानी है, वो केवल 2.7% है। नियरली 70% ऑफ दिस अकर्स एज आइस शील्ड। इसके जो 70% है वो हमें कहता है आइस शीट से और ग्लेशियर्स इन अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड एंड माउंटेन रेजिन। और ये हमें कहता है ग्लेशियर्स, जो ग्लेशियर होते हैं अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और माउंटेन जो पर्वतीय क्षेत्र है उनसे प्राप्त होता है। ड्यू टू देयर लोकेशन, अपनी स्थिति के कारण, दे आर इनएक्सेसिबल, ये कहते हैं अपर्याप्त मात्रा में है। ओनली 1% ऑफ फ्रेश वाटर इज अवेलेबल। केवल हमें ताज़ा पानी 1% ही उपलब्ध होता है। एंड फिट फॉर ह्यूमन यूज, जो मानवीय गतिविधियों के लिए उपयुक्त होता है। इट इज़ फाउंड एज ग्राउंड वाटर। ये हमें भूमिगत पानी के रूप में प्राप्त होता है। एज सरफेस वाटर इन रिवर्स, और धरातलीय पानी के रूप में नदियों में, एंड लेक्स और झीलों में, एज वाटर वेपोर इन द एटमॉस्फेयर, और पानी वाष्पीकरण के रूप में हमें यानी वायुमंडल में प्राप्त होता है। यानी पृथ्वी का 3/4 जो भाग है वो पानी से ढका हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे पास जो फ्रेश वाटर है जिसका हम यूज करते हैं वो केवल हमारे पास कितना है, यानी टोटल 1% ही है। ठीक है, जो हम यूज़ कर सकते हैं किससे, यानी भूमिगत ग्राउंड वाटर के रूप में, रेन वाटर, या फिर लेक्स या रिवर से, या फिर वाटर वेपर एटमॉस्फेयर से। ओके, फ्रेश वाटर इज देयर फॉर द मोस्ट प्रीसियस सब्सटेंस ऑन अर्थ। इस तरह से ताज़ा पानी जो है वो सबसे अधिक शक्तिशाली घटक है इस पृथ्वी पर। वाटर कैन नेदर बी एडेड नॉर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ। पानी को न तो घटाया जा सकता है न ही बढ़ाया जा सकता है पृथ्वी पर। इट्स टोटल वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट। इसका जो कुल घनत्व है वो सदा स्थायी रहता है। इट्स अबेंडेंस ओनली सीम्स टू वेरी। इसकी मात्रा केवल हमें बहुत भिन्न प्रतीत होती है। वेरी मतलब भिन्न, डिफर प्रतीत होती है, बिकॉज इट इज़ एन कॉन्स्टेंट मोशन, क्योंकि ये स्थिर गति में रहता है। साइक्लिंग थ्रू द ओशियंस, और ये महासागरों के जरिए चक्कर लगाता है। द एयर, वायु में, द लैंड, भूमि पर, एंड बैक अगेन, और फिर से वापस आ जाता है समुद्र में ही। थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन यानी वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा, प्रेस्पिरेशन पसीने से, एंड रन ऑफ, और ये इस तरह से ये चलता रहता है। दिस एज यू ऑलरेडी नो इज रेफर टू एज द वाटर साइकिल। जैसा कि आप पहले जानते हैं इस चक्कर को हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। यानी पानी जो है ना तो हम उसको घटा सकते हैं ना ही उसको बढ़ा सकते हैं, यानी वो उसकी जो वो टोटल वॉल्यूम है वो सेम ही रहता है। वो महासागरों से उठता है भाप बन करके, फिर एटमॉस्फेयर में जाता है, इवापोरेशन होता है पसीने से, और इस तरह से वापस फिर वो किस में आ जाता है, ओशन में से आ जाता है। तो इस तरह से इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, वाटर साइकिल कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, द कंजप्शन ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन यूज एज 3085 CU किलोमीटर ईयर। इट्स सोल्ड टू मोर देन 60,000 क्यूबिक, यानी ड्रिपिंग टैप वाटर 12 लीटर्स ऑफ वाटर इन ईयर। एक जो ड्रिपिंग टैप होता है, टपकने वाला जो नल होता है, उससे पानी कितना वेस्ट होता है, एक साल में लगभग 1200 लीटर पानी वेस्ट हो जाता है। तो ये हमें यूज़ करना चाहिए।
ह्यूमन यूज अमाउंट ऑफ वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग, मानव केवल बहुत अधिक मात्रा में पानी का प्रयोग न केवल पीने के लिए एंड वॉशिंग, और कहता है वॉशिंग धोने अपनी साफ सफाई के लिए, बट आल्सो इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, बल्कि इसके अलावा उत्पादन के लिए भी इसका प्रयोग करता है। यानी मानव जो है पीने के अलावा, अपने नहाने धोने के अलावा इस पानी का प्रयोग उत्पादन के रूप में भी पानी का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में करता है। वाटर फॉर एग्रीकल्चर, पानी का प्रयोग कृषि के लिए, इंडस्ट्रीज उद्योगों में, जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बिजली को पैदा करने में, थ्रू रिजर्वेशन ऑफ डैम, यानी रिजर्वर यानी जो जलों के भंडार के रूप में, आर द अदर यूजेज ये कुछ दूसरे प्रयोग हैं। ठीक है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या, राइजिंग डिमांड फॉर फूड, खाने की बढ़ती हुई मांग, एंड कैश क्रॉप, और कहता है नकदी फसलें, इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, बढ़ता हुआ शहरीकरण, एंड राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग आर द मेजर फैक्टर, और लोगों का कहता है उठता हुआ जीवन स्तर जो है वो मुख्य घटक है, लीडिंग द शॉर्टेज इन सप्लाई ऑफ फ्रेश वाटर, जिसके कारण जो ताज़ा पानी है उसकी कमी बढ़ती जा रही है, इधर ड्यू टू डाइंग अप ऑफ वाटर रिसोर्सेज, और इसके अलावा जो हमारे जलीय संसाधन है वो भी सूखते जा रहे हैं, और वाटर पॉल्यूशन वायु यानी जलीय प्रदूषण के द्वारा, जलीय प्रदूषण के द्वारा जो पानी है वो हमें क्यों एक तो जनसंख्या बढ़ रही है, दूसरा इसका हम उद्योगों में भी इसका प्रयोग कर रहे हैं, कृषि के लिए भी प्रयोग हो रहा है, और दूसरा जो है जो शहरीकरण बढ़ रहा है उसके कारण भी जो लोगों का जीवन स्तर है जो वो बढ़ता जा रहा है, उसका स्तर अच्छा, उसके कारण भी जो वाटर पॉल्यूशन है वो हो रहा है। ठीक है। तो जिससे हमें पानी सही मात्रा में उसकी शॉर्टेज हमें हो रही है और नहीं मिल पा रहा है। अब देखो यहाँ पे दिखा रखा है एक्टिविटी में ड्रिंकिंग का हम 3% यूज़ करते हैं, कुकिंग में 4% है, बाथिंग में 20% है, फ्लशिंग के अंदर जो हमारे टॉयलेट वगैरह में हम पानी कितना यूज़ करते हैं 40%, वॉशिंग क्लॉथ्स में भी 40% हो रहा है, वॉशिंग यूटेंसिल बर्तन यूज़ वगैरह साफ़ करने में 20% है, गार्डनिंग में 23, यानी टोटल एक जो यूज़ है हम 150 लीटर का यूज़ हम यूज़ कर रहे हैं। ओके। अब आता है प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी, पानी की उपलब्धता की समस्याएं, पानी जो है वो कितना उपलब्ध हो रहा है, उसकी क्या क्या समस्याएं आ रही है। देयर इज ए स्कार्सिटी ऑफ वाटर इन मैनी रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के बहुत से क्षेत्रों में कहता है पानी की कमी है। मोस्ट ऑफ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न एशिया, अधिकतर है अफ्रीका है, वेस्ट एशिया है, साउथ दक्षिणी एशिया है, और कुछ पश्चिमी यूएसए के भी कुछ हिस्से हैं, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, उत्तरी पश्चिमी मैक्सिको, पार्ट्स ऑफ साउथ अमेरिका के कुछ हिस्से, एंड एंटायर ऑस्ट्रेलिया, और पूरा ऑस्ट्रेलिया आर फेसिंग शॉर्टेज इन फ्रेश वाटर सप्लाई, वो कहते हैं ताज़ा पानी की सप्लाई की कमी का सामना कर रहे हैं। कंट्रीज लोकेटेड इन क्लाइमेटिक जोन, कहते हैं वो देश जो क्लाइमेटिक जोन में स्थित है, मोस्ट सक्सेटेबल टू ड्रॉट फेस ग्रेट प्रॉब्लम, वो कहता है ज़्यादा इन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, ऑफ वाटर स्कैरिटी, पानी की कमी की समस्या का ज़्यादा सामना कर रहे हैं। 10 वाटर शॉर्टेज में भी एक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वेरिएशन, इस प्रकार से जो पानी की समस्या है वो एक कहता है एक परिणाम है वेरिएशन, विभिन्नता का, इन सीजनल ऑफ एनुअल प्रेस्पिरेशन, जो मौसमी वार्षिक जो वाष्पीकरण होता है उसका, और द स्कार्सिटी और कमी इज कॉज्ड बाय ओवर एक्सप्लॉयटेशन, या फिर इसका अधिक एक्सप्लॉयटेशन यानी ज़्यादा से ज़्यादा वाष्पीकरण होना भी इसका कमी का कारण है, एंड कंटामिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, और पानी के घटकों का भी कमी होना ये वाटर प्रॉब्लम की सबसे बड़ी समस्याएं हैं। अब हम पानी को कंजर्वेट कैसे कर सकते हैं, पानी को कैसे बचा सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज, पानी का संरक्षण कैसे किया जा सकता है, जलीय संसाधन। एक्सेस टू क्लीन एंड एडुकेट वाटर, कहता है अधिक उचित मात्रा में पानी की साफ सफाई, अधिक मात्रा में पानी है, कहता है एक्सेस टू क्लीन एंड, कहता है साफ और कहता है उचित पानी की सप्लाई, उपलब्धता, वाटर सोर्सेज इज ए मेजर प्रॉब्लम, वो एक बहुत बड़ी मुख्य समस्या है फेसिंग द वर्ल्ड टुडे, जो आज संसार सामना कर रहा है जिसका। स्टेप्स हैव टू बी टेकन टू कंजर्व दिस ड्विंडलिंग रिसोर्सेज, कहता है कुछ स्टेप्स हम ले सकते हैं इस हिलती हुई या डावाडोल संसाधन को संरक्षण करने के लिए। इवन दो वाटर इज ए रिन्यूएबल रिसोर्स, यद्यपि जो पानी है वो एक नवीनकरणीय संसाधन है। इट्स ओवर यूज एंड पॉपुलेशन, इसका अधिक प्रयोग और जनसंख्या मेक इट अनफिट फॉर यूज, वो जनसंख्या बढ़ती हुई जनसंख्या इसे मतलब अनुचित बनाती है उपयोग के लिए। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड सीवेज, जैसे कहते हैं नालियों में कहता है बेकार के सीवेज में डिस्चार्ज करना, फेंक देना,
एग्रीकल्चर केमिकल, कृषि रसायनों का पानी के अंदर आना, एंड इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट, और कहता है औद्योगिक जो प्रभाव है इन वाटर बॉडीज, वो जलीय निकाय में आर मेजर कॉन्टामिनेशन, वो मुख्य घटक हैं वह किसके, जलीय प्रदूषण के, वाटर पोल्यूशन के। दे पोल्यूट वाटर, वे पानी को प्रदूषित करते हैं विद निट्रेट्स, मेटल एंड पेस्टिसाइड, कहते हैं निट्रेट्स, मेटल और पेस्टिसाइड के द्वारा पानी को कहते हैं प्रदूषित करते हैं। ओके, वाटर ऑफ दीज केमिकल्स आर नॉट बायोडिग्रेडेबल, कहता है पानी के जो रसायन होते हैं वो अघटक, मतलब उनको डिग्रेडेबल यानी उनको नष्ट नहीं किया जा सकता। एंड रीच ह्यूमन बॉडीज, और वो मानव शरीर तक पहुंच जाते हैं थ्रू वाटर, पानी के जरिए। वाटर पॉल्यूशन कैन बी कंट्रोल बाय ट्रीटिंग, पानी प्रदूषण को हम नियंत्रित कर सकते हैं बाय ट्रीटिंग दीज